बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तानी हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प। और हफ्ते का आगाज हो चुका। हफ्ते का आगाज ही बड़ी धुआंधार तरीके से हुआ क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जा रहा है। कागजात नामजदगी मंजूर होने हैं, मुस्तरद होने हैं, उसके बारे में हतमी फैसला इसी हफ्ते में होगा और आइंदा 2-3 दिनों के अंदर अंदर तमाम केसेस निपटा दिए जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और हतमी फैसले आ जाएंगे। और इस वक्त तक भी हतमी फैसले आ रहे हैं। उसके बाद फिर अगला जो मरहला है, ये मामला यही खत्म नहीं होगा क्योंकि 90% जो कागजात हैं नामजदगी वो मंजूर हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादतों के। मुल्क भर से जो इत्तलात आ रही हैं, चारों सूबों से, मरकज से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितनी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, उन इत्तलात के मुताबिक 90% जो कागजात हैं वो मंजूर हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, और वो वापस इंतखाबी दंगल में शामिल हो चुके हैं। जिनकी दरखास्तें रुकी हुई थी, जिनके फैसले जब्त थे, वो फैसले भी आ चुके हैं। अलबत्ता कुछ लोगों को अभी भी टारगेट किया गया है और उनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। और वो भी, उनमें भी चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, आजम खान सवाती साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं। ये बहुत ही अहम तरीन जो टॉप सीक्रेट लिस्ट है उसमें मौजूद हैं। कुछ हाफिज अम्मार यासिर हैं, ये सारे के सारे, क्योंकि उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। फिर एक और भी पॉलिटिक्स चल रही है। कौमी असम्बली से मुस्तरद, सूबाई असम्बलियों में मंजूर, और मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब के मुस्तरद, सिंध से मंजूर। तो ये किसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है? बहरहाल खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद, तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत मौजूद, और आहिस्ता आहिस्ता आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक जो आ चुके हैं रावलपिंडी से भी आप जो इतलात हैं, NA-56 से राजा नासिर महफूज, राजा वहीद महफूज, और NA-57 से चौधरी इम्तियाज की अपीलें मंजूर हो गई। पंजाब असम्बली की PP-5 से मलक मोहम्मद अली और मलक जमशेद अल्ताफ की अपीलें मंजूर हो गई। PP-10 से राजा मोइन सुल्तान और राजा वहीद महफूज, एजाज महमूद अब्बासी की दरखास्तें अपीलें मंजूर हो गई और वापस इंतखाबी दंगल में आ गए हैं। राजा जावेद माजिद जैसन दनियाल PP-18, PP-19 से भी वापस आ चुके हैं, और ये जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ साहब ने ये दरखास्तें मंजूर की हैं। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं, उसमें मुश्ताक गनी साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। एबटाबाद से खबर आई और वो भी इंतखाबी दंगल में वापस। ये एक अहम डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही मजबूत रहनुमा और मरकजी रहनुमा में शुमार होता है, वो वापस आ चुके हैं इंतखाबी दंगल में। आजम खान सवाती साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की विकेट गिरानी है और इसलिए उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। लेकिन आजम खान सवाती साहब जो हैं वो अभी उनके पास मौजूद है चांस, और 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा हाई कोर्ट्स का, और वो सारे मुकदमात को हतमी तौर पे वो फिर फाइनल करेगा। चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात और उनकी अहलिया के कागजात चकवाल से मुस्तरद कर दिए गए हैं, और उनके कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जाएगी लार्जर बेंच के सामने। तो इसलिए वो भी उम्मीद रखें। हाफिज अम्मार यासिर साहब के कागजात मुस्तरद तो नहीं किए गए, बल्कि उन्हें कहा गया कि आप अज खुद वापस तशरीफ लाएं और आके अपने आप को कागजात मंजूर करवाने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जेल भिजवाना पड़ेगा पहले। जाहिर है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसे हमने देखा कि अमजद नियाजी साहब ने मियां वाली से खुद जाके गिरफ्तारी दी, अदालत के सामने सरेंडर किया, और गिरफ्तारी से पहले बताया कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिल्कुल एक पीसफुल पुरअमन शहरी हूं। लेकिन उनकी हालत आपने देख ली है क्या है, अस्पताल में पड़े, ICU में तस्वीर है, 4 बेटियां हैं उनकी। तो इसलिए अब हाफिज अम्मार यासिर साहब को भी यही कहा गया कि जी आप खुद तशरीफ लाएं। तो खुद तशरीफ लाएंगे तो उसके बाद क्या होना है। चौधरी परवेज इलाही साहब को खासतौर पे टारगेट किया जा रहा है, और उसकी वजह मैं आपको इंशाअल्लाह अगले या किसी 1-2 व्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि इस वक्त खबरें ज्यादा हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है, वजह क्या है। इसी तरीके से जी कुछ और खबरें जो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में आपको बता दिया, और दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में जो खबरें आ रही हैं वो हौसला अफजा खबरें हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से NA-129 लाहौर से मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, और उनको कौमी असम्बली में भी वो इलेक्शन लड़ेंगे।
حماد اظہر صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے، ان کے منظور کر لیے۔ سیالکوٹ سے تحریک انصاف کے سعید بھلی اور جڑامالہ سے رائے حیدر خان کھرل کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ پی پی 5 پی ٹی آئی امیدوار ملک جمشید الطاف کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ ان کی اپیل بھی منظور کر لی گئی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ نے اپیلیں منظور کی ہیں۔ ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تو مراد سعید صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد، اپیلٹ ٹریبیونل نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مراد سعید صاحب ہیں اور اس کے علاوہ باقی کچھ اور لوگ ہیں، تو ان کی چیزیں ابھی پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے روکار تو پہنچ چکی تھی، ان کی رہائی کا حکم تو پہنچ چکا تھا، لیکن ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے روکار پر بھی دستخط ہو گئے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب سائفر کیس میں رہا ہو چکے ہیں ریکارڈ کے مطابق، اور اب ان پہ سائفر کیس میں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل، قانونی اور آئینی پوزیشن ہے اس وقت، چونکہ ان کو دوسرے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے وہ جیل میں ان کو رکھا گیا ہے۔ ادروائز سائفر کیس کا فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا سپریم کورٹ کے۔ اب آتے ہیں جی کچھ اور خبروں کی طرف، کیونکہ سچویشن بڑی دلچسپ ہے، خبریں ہی خبریں ہیں، خبروں کی بھرمار ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اور اہم ترین مقدمہ آیا جی۔ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ یعنی کہ سائفر کیس کی سماعت تھی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب ایک طویل عرصے کے بعد پہنچے، اور لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، حکم امتناعی دیا ہوا ہے، یہ کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور سماعت ہے 12 جنوری تک ملتوی کی ہوئی ہے، لہذا سائفر کورٹ اسپیشل کورٹ نے بھی سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ مشروط ہوگی اگلی کاروائی، کیونکہ یہ جو جیل ٹرائل، خفیہ ٹرائل کیا جا رہا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شدید ترین تحفظات ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے ہائی کورٹ کی فیصلوں کے مطابق نہیں ہو رہا، بلکہ ٹرائل کورٹ، سائفر کورٹ جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے، اس لیے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ جبکہ دوسری جانب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، اور وہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں شامل مدعی گواہان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ یہ شہری ہیں وسیم فہیم، انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی خاور مانیکا، مفتی سعید، اون چودھری، محمد لطیف، محمد حنیف کے خلاف اندراج مقدمہ کیا جائے۔ وسیم فہیم نامی شہری نے ایڈیشنل سیشن جج عبد الغفور کاکڑ کی عدالت میں 22A کی یہ درخواست دائر کی ہے، اور کہا ہے کہ مفتی سعید محمد حنیف نے اپنے پڑھائے ہوئے نکاح کو غلط قرار دیا، مذاق اڑایا، اور مفتی سعید محمد حنیف نے پیسوں کے عوض حرام کو حلال قرار دیا، اور رجسٹرڈ نکاح خواں بھی نہیں ہیں۔ حنیف صاحب جو ہیں نابالغ لڑکیوں کی نکاح پڑھاتے ہیں، بھگانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ محمد حنیف نکاح رجسٹرار کے فرائض سر انجام دیتا ہے، جو عدالتوں کے ذریعے نکاح کرنے والوں کو ہراساں کرتا ہے۔ مفتی سعید محمد حنیف کا اعلی کار ہے، دونوں شریعت کو استعمال کر کے لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ طلاق یافتہ خاتون کا مفتی سعید نے نکاح پڑھایا اور پھر تہمتیں لگائیں۔ اسلامک کونسل سے فتویٰ لینے کی بجائے جن کا نکاح پڑھایا ان کو معاشرے میں بدنام کر رہے ہیں۔ خاور مانیکا، مفتی سعید، اون چودھری، محمد لطیف، محمد حنیف کے خلاف پولیس کو اندراج مقدمہ کا حکم دیا جائے۔ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی، اور یہ اس میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کیس بھی تھا، اس کیس میں بھی جو درخواست گزار ہیں ان کے سوال پر، ان کی حیثیت پہ اٹھایا گیا ہے نقطہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 میں۔ اب آتے ہیں جی کچھ اور خبریں جو امپورٹنٹ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم ترین پیغام جاری کیا گیا ہے۔ وہ پیغام بہت ہی ضروری ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جاری کیا ہے۔ پہلے ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ خبریں اور بھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے ذرا سنیے جی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب نے کتنا امپورٹنٹ اور اہم پیغام جاری کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے سارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خان صاحب کا پیغام ان کو دے رہا ہوں کہ جتنی بھی سٹرگل ہم کر رہے ہیں اور جتنے عرصہ سے خان صاحب جیل میں ہیں، ان کا ایک ایک منٹ آپ بھی لوگوں کی آزادی کے لیے جیل کے اندر ہے۔ وہ اگر اس وقت جیل کے اندر ہے which he shouldn't be،
एक फेक केस में उनको अंदर रखा गया है, वो सिर्फ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, वो इन लोगों के हथकंडों से ब्रेक नहीं हो रहे। वो जेल में सिर्फ अंदर इसलिए है ताकि आपकी आज़ादी प्रोटेक्टेड हो और आपकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड हो, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो, आपके इंस्टीट्यूशन आज़ाद और इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मुल्क का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है और आईनी जमहूरियत। आईनी जमहूरियत वो होता है जिसमें बादशाहत ना हो, वो जमहूरियत जिसमें सारा पावर एक पर्सन के पास ना हो, बल्कि वो चेक एंड बैलेंसेस हो, जिसमें इंस्टीट्यूशन स्ट्रांगर हो, जिसमें अदलिया आज़ाद हो, जिसमें अवाम की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें एक माँ बहन की इज्जत महफूज हो, जिसमें एक छोटी बच्ची की जान महफूज हो, एक छोटी बच्ची की और बच्चियों की आबरू महफूज हो। हम उस सरकार, उस स्टेट के लिए, उस रियासत के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान ऐसा है और ऐसा होकर के रहेगा। हमारे मुल्क में हमारे साथ बहुत नाइंसाफियां होंगी। आप लोगों ने देखा, जब जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का मकसद ये होता है कि साबिका हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए अवाम उनका एहतिसाब करे और आइंदा फ्यूचर के लिए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे। यही आईनी तरीका है जो सदियों से राइज है और हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं, और एक ही मुद्दा है खान साहब की, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। उनके खानदान ने पसंद भी नहीं किया, लेकिन किसी ये ओहदा उसके खानदान में नहीं किया और उसने एक आम वर्कर को चेयरमैन बना के मिसाल कायम कर दी कि इसी को जमहूरियत कहते हैं। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा आंसर होता है जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कभी भी मुतालबा नहीं किया कि हमें कोई फेवरेटिज्म दी जाए, हमारे साथ बेहतर सलूक किया जाए। इसी तरीके से जी बैरिस्टर गौहर साहब ने एक और गुफ्तगू की और वो की अडियाला जेल के बाहर। वहां लिए चलते हैं, आपको वो भी सुन लें। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इकदाम जरूर करेगी, क्योंकि सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। और इसलिए इसके साथ पार्टी की जो मशावरत है वो प्रोसेस कंप्लीट हो। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि शायद हमें कल ये इजाजत मिल जाए। ये थे बैरिस्टर गौहर साहब जो बता रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया से मुकम्मल तौर पे एतमाद है, यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है। काम शुरू हो चुका है, काम बल्कि तेजी आ चुकी है उसमें, और मुस्लिम लीग नवाज जो है अभी तक आराम से बैठी है और वो अभी तक ना ही टिकटों की तकसीम कर सकी, और क्योंकि टिकटों की तकसीम में भी उसको मसाइल का सामना है, और ना ही अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी, लेकिन वो मानसेरा से अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो उनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत है, उनको गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।